हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग नवंबर 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ का सॉल्व करने वाले हैं। ओके, जो नवंबर 2012 में मैथ का पेपर आया था, मतलब मैथ का क्वेश्चन जो आया था, उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न भिन्नों 3/8, 4/5, 31/40, 9/20 और 7/10 ओके में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है तथा 3/4 से छोटी है? बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आएगा? 8×5 = 40। एलसीएम जो होगा 40 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 5×3 = 15, 15/40। उसके बाद फिर देखिए 8×4 = 32, 32/40। ओके उसके बाद फिर देखिए अगला टॉपिक क्या होगा, इसको ऑब्लिक 31/40 लिख लेंगे। ओके, और अब और अब जो है 9 को गुणा 2 में करेंगे। ठीक, 9×2 = 18/40। ओके, और 7 को गुणा 4 में करेंगे, 7×4 = 28, 28/40। ओके, क्लियर कर रहे हैं। देखिए कितना कितना आया था, 15/40, 4 है, इसको समझ लीजिएगा। 32/40 और 31/40, 18/40, 28/40 इतना आया था। ओके, तो सॉरी, तो ऑप्शन नंबर यही जो है 28/40 सही है। ओके, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हर के रूप में 40 सीमा वाले भिन्न। ठीक, तो देखिए हर के रूप में 40 सीमा वाले भिन्न, तो उसके बाद क्या होगा, 20/40। ठीक, सीमा वाले भिन्न से 30/40। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, 28/40 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 60/10। ओके, इट्स आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ओके ओके, ये तो काटे हैं, ये तो अब आप लोग जान ही रहे होंगे कि 4×10 में 40, 4×7 = 28, 7/10 आ गया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आया था। ओके, तो देखिए 3×10⁵ प्लस 4×10⁻³ प्लस 7×10⁻² प्लस 5 के बराबर है। बताइए इनमें से कौन सा इतने के बराबर है? ठीक, बताइए। देखिए लिखेंगे हम 3×10⁵ प्लस 4×10⁻³ प्लस
7 गुणे 10 की घाते 2 प्लस 5। ओके, अब जो है 3 गुणे 10 की घाते 5 को हम लिख सकते हैं 3, उसके बाद फिर 5 शून्य लगा सकते हैं, है ना। 10 की पावर 5 है तो यानी 5 जीरो, 3 1 2 3 4 5, ठीक, प्लस 4 है, 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 1 2 3, ठीक, प्लस 7 है, 7 10 की घाते 2 है तो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, प्लस 5। ओके, इतना हो गया। अब सबको जोड़ लो, ठीक, सबको जोड़ने पर जो है 4305 इतना आएगा। ओके, जोड़ लीजिए आप लोग, 304705 इतना आएगा। और ऑप्शन में कहाँ पर है 304705, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 32 है, उसमें से यदि संख्या 36 हो, -36 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या है, क्या है दूसरी संख्या, दिया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर 32। ओके, दो संख्याओं में से एक संख्या, दो संख्याओं में से दो संख्याओं में से एक संख्या बराबर -36। देखिए सब कुछ तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए जो है जितना लिख रहे हैं बाकी बोलते जा रहे हैं सब। हमारा आवाज़ जो है आप लोग कंसंट्रेट होकर के सुनिए और नोट करते हुए चलिए। ओके, उसके बाद फिर देखिए इसके आगे क्या होता है। दूसरी दूरी संख्या यक्स, ठीक, माना दूसरी दूरी संख्या दूसरी संख्या, ठीक, दूसरी संख्या बराबर यक्स, यक्स नहीं सॉरी एन, ठीक, दूसरी संख्या बराबर एन। अब एन प्लस -36 बराबर 32, 32। ओके, अब एन -36 बराबर 32। ओके, अब 36 उधर चल जाएगा तो माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन बराबर 36 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा 68। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, 68। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2010 में किसी नगर की संख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या निम्न के बराबर है, बताइए यह संख्या किसके बराबर है। दिया दिया है शहर की संख्या बराबर शहर की संख्या बराबर 30.30 मिलियन, ठीक, मिलियन है MLII मिलियन। ओके, अब 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर
1 मिलियन बराबर 10 लाख। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो रहेगा। ठीक, 1 मिलियन बराबर कितने के होता है? 10 लाख के होता है। ठीक, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ओके, अब शहर की संख्या नहीं, जनसंख्या है। अब जो है शहर की जनसंख्या बराबर 30.3 गुणे 10 लाख। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 10 लाख। अब 10 लाख है तो जो है ये 30.3 है, तो दशमलव हटाने के लिए एक जीरो हटाना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 30, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक, यही आंसर है। इतना किस ऑप्शन में आया है? 30, 3 2 5, 3 2 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा लॉन्ग है, ये थोड़ा सा लंबा है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए देखिए, क्वेश्चन है, यदि ए की पावर 3 बराबर 1 + 7, ठीक, और 3 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + b, और 4 की घात 3 या 4 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + c। ओके, तो a + b + c का मान क्या है? तो आइए देखते हैं। दिया है, ऊपर ही लिखते हैं। ठीक, ऊपर ही अच्छा रहेगा। दिया है a³ बराबर 1 + 7। ओके, a³ बराबर 1 + 7, और 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b। ओके, और दिया है 4 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + c। ओके, सी है। तो अब जो है अब ए की गणना करने जा रहे हैं। अब ए के लिए ओके, तो ए की पावर 3 बराबर 1 + 7 है। ठीक, ए की पावर 3 बराबर 8 के, तो ए बराबर 2 के। ओके, 2 है ए लिखा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 2 का ही क्यूब 8 हो रहा है। 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8। ओके, तो ए का हल हुआ। अब बी का सॉल्व करते हैं। देखिए बी के लिए 3 की पावर 3 बराबर 1 + 7 + b। ओके, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 बराबर 8 + b। बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, और इधर 27 जो है
बी की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27 माइनस 8, ठीक, बराबर 19 के। ओके, इतना हो गया, नोट कर लीजिए। इसको हम रिमूव करने वाले हैं। उसके बाद सी के लिए देखिए, सी के लिए 4 की घाते 3 बराबर 1 प्लस 7 प्लस सी, यही ना। 4 चौक 16 चौका 64, 64 बराबर 8 प्लस सी। तो सी बराबर 64 माइनस 8 बराबर 56। ओके, ये 8 है, इसको ध्यान रखिएगा। 56, सी का आंसर 56 आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए, अब ए और बी का योग, अब जो है ए और बी का योग, ए और बी का योग बराबर 2 प्लस 19 प्लस 56। ओके, ए प्लस बी, ए और बी और सी सबका है, सी का भी है। ओके, सी, ए और बी, ए बी और सी सबका मिला के जो है सबका योग साफ से लिख देते हैं। देखिए, ए बी और सी का योग बराबर 2 प्लस 19 प्लस 56। ओके, तो वही बात हुई 56, तो बराबर कितने के, सबको जोड़ो, आंसर आ जाएगा 77। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 77, आंसर है 77, आंसर नंबर 3 सही है। ओके, देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है 2 की पावर 10 माइनस 1। ओके, 2 की पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 24 माइनस 1। ओके, इतना लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 10 23 यानी 1023 एक विषम संख्या है, और इस प्रकार यह केवल एक अन्य विषम संख्या से विभाज्य हो सकती है। विकल्प 1 3 और 4 सम संख्याएं हैं, अतः 10 23 इस संख्याओं से विभाज्य नहीं है। ओके, और 2 की पावर 10 माइनस 1 उससे विभाज्य है, उससे विभाज्य है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। तो 2 की पावर 10 माइनस 1 जो है यह 1 और 3 से विभाज्य है। ठीक,
विभाज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 3। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है सम संख्याओं, सॉरी सम नहीं है, संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा एचसीएफ तथा लासा एलसीएम का योगफल है, बताइए। तो चलिए फटाफट लासा मासा लेते हैं। तो देखिए दिया है, दिया है 4, 20, 28। ओके, तो मासा निकालो। देखो 4 का मासा जो हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक। उसके बाद फिर 20 का मासा 2 की पावर 2 इंटू 5। ओके, उसके बाद फिर 28 का मासा जो होगा 2 की पावर 2 इंटू 7 होगा। ओके, नोट कर लीजिए, इसको मूव करने वाले हैं। तब मासा जो हो जाएगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, 2, ठीक। तो मासा जो हो जाएगा, मासा बराबर 2 की पावर 2 यानी 4। ओके, मासा कितना आ गया, 4। उसके बाद फिर देखिए लासा, लासा आप वैसे भी निकाल सकते हैं, और जो है एक आसान तरीका भी है लासा निकालने का। देखिए 40, 20, 28 यही है ना। तो दो, 2 दूना 4, 40 नहीं है, 4 है। 2 दूना 4, 2 दहामा 20, और 2 1 का 9 2, 2 चौक 8। फिर काट दो, 2 1 का 9 2, 2 5 10, 2 7 14, ठीक। अब सबका गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20, 20 सत्ते 20 सत्ते 7 0 0, 7 दूनी 14। ओके, लासा जो है कितना आ गया, 140। लासा बराबर 140। अब देखिए मासा कितना था, मासा बराबर 4 के लासा बराबर 144 के, ठीक। तो लासा प्लस मासा बराबर, लासा प्लस मासा बराबर 4 प्लस 140। ओके, 140 बराबर 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.00, सॉरी 0.33 भागे 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, बताइए। बताइए। एक अवधारणा है, किसी संख्या 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। किसी संख्या को 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो देखिए 0.33 भागे 0.11, ओके,
अब जो है भाग दे दीजिए। ये देखिए, ये जो है दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 33 भागे 11, 11 तिहाई 33। ओके, अब 33 के 3 आया। अब 3 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर, प्रतिशत डैश बराबर, जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो अभी हमने क्या बताया कि किसी संख्या को 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 3 को 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 3 को 100 से गुणा करने पर 300 आ जाएगा। ओके, 300%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। बताइए, माध्य और माध्यिका का योगफल। तो यदि अवलोकन की कुल संख्या n एक विषम संख्या है तो माध्यिका जो है, माध्यिका बराबर n+1 अपान 2वां पद। ओके, यदि अवलोकन की संख्या यदि अवलोकनों की कुल संख्या बराबर n है तो एक सम संख्या है। यदि अवलोकनों की कुल संख्या n एक सम संख्या है तो माध्यिका बराबर यदि अवलोकनों की कुल संख्या n एक सम संख्या है तो माध्यिका बराबर, जब अवलोकनों की कुल संख्या n एक सम संख्या हो तब उसकी माध्यिका जो होगी, माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 1वां पद अपान 2, पूरे के बटे 2 है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर माध्य सभी अवलोकनों का योग, अवलोकनों की संख्या। ओके, गणना है। अब गणना करते हैं। दिए गए सभी अवलोकनों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, ओके, आरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, चलिए आरोही क्रम में रखते हैं। 5.007, 5.018, 5.02, 5.12, 5.13,
5.18। ओके। अब देखिए, अवलोकनों की संख्या बराबर अवलोकनों की संख्या अवलोकनों की संख्या बराबर 5। ओके, देख लीजिए अवलोकनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक, अवलोकनों की संख्या कितनी है, 5 है। ओके, और अब जो है सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने पर पूरे के बटे 5 है ना, पूरे के बटे 5 कर दीजिए। सबको जोड़ने पर देखिए कितना आता है। सबको जोड़ने पर 25.345 आता है, अपान 5 आता है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.069। ओके, अब ये आंसर नहीं है, अभी अभी आंसर निकालना है। ठीक, इसे काटने के बाद इतना आया है। 5 के बाद जो है, 5 से काटने के बाद इतना आया है, 5.069। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, संख्याओं के मध्य और माध्यिका का योग। मध्य और माध्यिका का योग, मध्य क्या था 5.02 प्लस माध्यिका क्या कितनी है 5.069। ओके, दोनों को मिलाने के बाद कितना बनता है 10.089। ओके, यही आंसर है 10.089। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अब सब के सब क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। चलिए देखते हैं। दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x+1 सेंटीमीटर, उनमें परिणामों का योग 100 सेंटीमीटर है। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा, बताइए। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 2x+1 सेंटीमीटर। ओके, उनके परिमापों का योग बराबर 100 सेंटीमीटर। उनके परिमापों का योग 100 सेंटीमीटर है। अब सूत्र है, इसको याद रखिएगा। परिमाप बराबर 4 गुणे वर्ग की भुजा। ओके, और क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा। स्क्वायर। ओके, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। पहले वर्ग की परिमाप बराबर
पहले वर्ग की परिमाप बराबर पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4x, दूसरे दूसरे वर्ग की परिमाप बराबर दूसरे वर्ग के परिमाप बराबर कितना आ जाएगा 4 2x + 1 सेंटीमीटर। ठीक, 4 दूनी 8, 8x + 4, देखिए 8x + 4। ओके, उनके परिणामों का योग देखिए 4x + 8x + 4। ओके, उनके परिणामों का योग है। उसके बाद फिर आगे देखिए 12x + 4 बराबर 100। फिर 12x बराबर 100 - 4, 12x बराबर 96। उसके बाद फिर है x बराबर उसके बाद है x बराबर 96/12, 12 अट्ठे 96, तो x बराबर 8। ओके, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर तो पहले वर्ग की भुजा जो है 8 सेंटीमीटर आई, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 2x + 1, तो 2 तो पहले से x के स्थान पर 8 आया जाएगा + 1 1। ओके, 2 अट्ठे 16, 1 17, इनका आपस में गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, 1 17 बराबर कितना 17 के। ओके, 17। और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा स्क्वायर। ओके, अब वर्ग की भुजा तो 17 आंसर पाया है, तो 17 का वर्ग का 17 17 यहाँ में 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 289, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में सममित रेखाओं की संख्या है, बताइए। आकृति में सममित रेखाओं की संख्या है, कितनी है? 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6। ठीक, यह देखा जा सकता है कि दी गई आकृति को 6 बार मोड़ा जा सकता है ताकि आकृति के भाग एक दूसरे के साथ संपाती हो सके। ओके, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ओके, हो गए ना 6 बार मोड़ा जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर
4 सही है 6। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दिया है वृत्त की परिधि बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। इसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे उसको भी देख लीजिए। देखिए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, नोट करते हुए चलिएगा। और है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। ओके, πr स्क्वायर। जहाँ पर r बराबर वृत्त की त्रिज्या है। ओके, वृत्त की त्रिज्या। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या r है। ओके, तो 2πr बराबर 3। ओके, तो r बराबर 3/2π। ओके, 2π जो है इधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, r बराबर 3/2π। ओके, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 2π, यहाँ पर 3 रहेगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 3/2π इंटू 3/2π। ओके, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9/4π हो जाएगा। ओके, 3 3 3 3 का 9 हो जाएगा, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 4π हो जाएगा। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9/4π। उसके बाद फिर देखिए आगे, यही जो है 9/4π आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई l सेंटीमीटर है। इसका परिमाप सेंटीमीटर में है, बताइए कितना है इसका परिमाप। तो गौर से ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन पर जो है हमारे बड़े बड़े लिखने की वजह से जो है सारा कंटेंट एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो हमको क्लियर करना पड़ रहा है। इससे जो है कम समझ में आएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या हुआ है और कैसे आंसर आ रहा है। ओके, तो उसके बाद फिर देखिए, क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल बराबर a सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। लंबाई बराबर स्मॉल l सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, स्मॉल l सेंटीमीटर है, स्क्वायर नहीं। और चौड़ाई बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, चौड़ाई बराबर a/l, ओके, a/l। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लंबाई कितना है, l है, प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, कैपिटल A/ स्मॉल l, ओके। ये है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। अब इसी को अंदर गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 2l प्लस 2 कैपिटल A/l, ठीक, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा, मिनट नहीं है, किलोमीटर है, ठीक। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले किलोमीटर की चाल बराबर पहले किलोमीटर की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे किलोमीटर की चाल बराबर दूसरी किलोमीटर की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब इसमें सूत्र कौन सा प्रयोग होगा, लिया गया समय बराबर
समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, दूरी बटा चाल। और दूसरा है औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी तय की गई कुल दूरी अपान लिया गया कुल समय। लिया गया कुल समय। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, माना पहले और दूसरे किलोमीटर के लिए लिया गया समय T1 और T2 है। ओके, अब T1 बराबर 1/30 किलोमीटर, 1/30 घंटा है, ठीक। एच और दूसरे किलोमीटर के लिए लिया गया समय बराबर यानी T2 बराबर 1/40 घंटा है। ओके, अब औसत चाल निकालिए। औसत चाल बराबर 1+1, ठीक, अपान पहले किलोमीटर के लिए लिया गया समय और दूसरे किलोमीटर के लिए लिया गया समय, ठीक। 1+1 अपान 1/30 प्लस 1/40। ओके, इतना हो गया। अब देखिए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक एक दो हो जाएंगे और आगे देखिए, इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, 2 हो गया जुड़ करके, ठीक। उसके बाद ये जो है मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, 40 प्लस 30 अपान 30 × 40। ओके, अब 2 गुणे 4 × 12, 1200। ये दोनों जो है गुणा हो जाएगा, 1200 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। 1200 और 40 प्लस 30 70 हो जाएगा, तो 1270, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बराबर 240 अपान 7 हो जाएगा। अब 240/7 को हम लिख सकते हैं 34 सही 2/7। ओके, यही आंसर है आपका, 34 सही 2/7। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है, बताइए इसके एक फलक का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
देखिए दिया है घन का आयतन बराबर घन का आयतन, ठीक, घन का आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसमें सूत्र कौन कौन से प्रयोग होंगे? देखिए घन का आयतन, घन का आयतन हम बोल रहे हैं उसको समझिए, और लिखने पर थोड़ा सा हिंदी देखिए, आयतन लिखा है लेकिन आप लोग समझिए आयतन। ओके, उसके बाद घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन की भुजा क्यूब, ठीक, घन की भुजा की क्यूब। ओके, और एक फलक का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? एक फलक का क्षेत्रफल बराबर घन की भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर, ठीक, घन की भुजा स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद गणना करते हैं हम लोग। एक मिनट, पूरा तो है इस पे, चलिए अब यहाँ करते हैं घन की भुजा। ठीक, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा जो है, घन की भुजा ए है, ए है। ओके, और घन का आयतन, और घन का आयतन बराबर एक क्यूब है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। देखिए घन का आयतन यानी एक की क्यूब बराबर 125, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 5 का क्यूब ही 125 हो रहा है, पंचम 25 पंजे 125, ठीक। तो ए का स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ ओनली ए रहेगा, ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। अब इसके एक फलक का क्षेत्रफल बराबर, अब इसके एक फलक का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। ओके, अब ए बराबर कितना आया था? 5, ठीक, तो ए स्क्वायर 5 इंटू 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही आपका आंसर है। देखिए आइए ऑप्शन में देखते हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी लॉन्ग है, लगाएं या फिर छोड़ दें, चलिए देख ले। देखिए आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण जो है हाँ, ए बी सी डी, ए बी डी, कोण ए बी डी की माप डिग्री में है। बताइए कोण ए बी डी की माप डिग्री में है, कितना है, कितने डिग्री के? तो देखिए बी ए डी बराबर 62 डिग्री। ओके, फिर है कोण बी डी सी बराबर 119। ओके, उसके बाद फिर देखिए सी बी डी बराबर 18। ओके, 18 डिग्री। अब प्रयुक्त होने वाला सूत्र, इसमें स्पेस कम है,
एक सीधी रेखा बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, एक सीधी रेखा बने सभी कोणों का योग 180 होता है। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। ओके, अब देखिए, माना कोण माना माना यहाँ तक तो हो गया था। बी बी डी ए बराबर 61, यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक कहाँ हुआ है, नहीं हुआ अभी। देखिए, माना ए बी डी, ठीक, माना ए बी डी का मान यक्स है। एक सीधी रेखा पर कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, एक सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा पर कोण का योग जो होता है, कोण का योग बराबर 180 अंश, 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए उसके बाद फिर कोण जो है बी डी सी, कोण बी डी सी प्लस कोण बी डी ए, ठीक, कोण बी डी सी प्लस बी डी ए बराबर 180 अंश। ठीक, 180 डिग्री है। उसके बाद फिर देखिए कोण बी डी ए बराबर 180 डिग्री माइनस 119। ओके, अब कोण बी डी बराबर कोण बी डी ए बराबर आ जाएगा 61 डिग्री। ओके, अब उसके बाद देखिए ए बी डी, ठीक, कोण ए बी डी के सभी कोणों का योग, कोण कोण ए बी डी के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी ए डी प्लस कोण कोण है, इसको समझिएगा, बी डी ए प्लस कोण कोण ए बी डी बराबर 180 अंश 180 डिग्री के। तब 62 डिग्री प्लस या प्लस 180 अंश, सॉरी 61, 62 अंश प्लस 61 अंश प्लस कोण ए बी डी बराबर 180। ओके, 180 अंश। अब देखिए
यहाँ पर लिखते हैं कोण ABD बराबर 180 अंश माइनस 123। ठीक, अब देखिए उसके बाद आ जाएगा अब कोण ABD बराबर 57 की। ठीक, घट जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री घट जाएगा, 57 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कोण PQR और कोण TQR एक ही धारा QR पर तथा QR के एक ही ओर बने हैं। ठीक, अब यदि PQR बराबर TR तो PR बराबर TQ हो तो निम्न में से कौन सा सही है? तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है PQ बराबर TR के और PR बराबर TQ के। ओके, इतना दिया है, आप लोग जानते हैं। अब एक धारणा है, उसको सुन लीजिए। यस 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 सर्वांग समता का नियम। ठीक, कौन सा नियम है? यस 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 सर्वांग समता। ठीक, सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता का नियम, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक, ये हो गया। जैसे सर्वांग सम का मतलब क्या है? भुजा भुजा भुजा। ओके, यही। चलिए अब सॉल्व करते हैं। दोनों त्रिभुज की समान भुजाओं की तुलना करने पर PQ बराबर TR, PR बराबर TQ। ओके, और QR बराबर QR तो कोण PQR बराबर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखिए PQR अप्रोक्सीमेटली बराबर कोण TRQ। ओके, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर, इसका गुणनखंड बताइए। ठीक, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके,
और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं पहले समीकरण का गुणनखंड करने पर। ओके, तो चलिए गुणनखंड करते हैं पहले समीकरण का। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस तोड़ दीजिए 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ओके, देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 से 5 का गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा। ओके, टूट गया है आराम से। अब इसको जो है कॉमन ले लीजिए। देखिए यक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 1x और प्लस 2। ओके, और इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, प्लस 5 है, प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, ये पहले समीकरण का गुणनखंड था। अब दूसरे समीकरण का गुणनखंड देखते हैं। ओके, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्या पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है। कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है, शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थी की रुचि नहीं बना पाया, विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे, और उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। बताइए विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य है। शिक्षक का क्या उद्देश्य है बताइए। विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, या फिर कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक या फिर सहभागी बनाना, या फिर विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना। बताइए, या फिर विद्यार्थी के लेखन कौशल को सुधारना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाइए कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है के उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी उदाहरण उद्धृत करते हैं, जैसे कि 5 + 7 = 12। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, क्योंकि बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शन है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में डैश
हो सकते हैं? बताइए क्या हो सकते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा भी देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अधिविन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया है, अथवा समीकरण सामान्यीकरण है, सामान्यीकरण किया गया है आदि। बताइए क्या? बताइए पूछ रहे हैं। यही ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यह अनुदेशनात्मक उद्देश्य उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। उचित है क्योंकि क्षेत्र मिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। अगला ऑप्शन है उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। चौथा, अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट और खराब तरीके से परिभाषित है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। बताइए किसको ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या फिर 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, हल कीजिए। x+1/2x+3 बराबर 3/8। बताइए इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है? बताइए बताइए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। बताइए इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अनुप्रयोग पर बल दिया गया है। ठीक, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक कौशल के अनुप्रयोग पर बल दिया गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। एक शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना मानचित्र को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता है। देखिए कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक, त्रिभुज जो है कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। विशेषताएं इसके हैं, सभी कोणों का योगफल और 2 भुजाओं का योगफल डैश से बड़ा है। बताइए कक्षा में इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक संकल्पना मानचित्र का प्रयोग कर रहा है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। प्रत्येक विद्यार्थी के ध्यान को खींचने के लिए, विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, रूपात्मक आकलन
करने और यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, या फिर विद्यार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए तार्किक ताकि वे इकाई को संपूर्णता में देख सकें। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि शिक्षार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए ताकि वे इकाई को संपूर्णता से देख सकें। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन पढ़िए। निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, ठीक, और प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वह 3000 है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किस मूल्यों को विकसित कर सकता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जितना भागीदारिता से अधिक महत्वपूर्ण है। जितना भागीदारिता से अधिक महत्वपूर्ण है। भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा निबंध लिखने की योग्यता महत्वपूर्ण है। सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है। और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर को भी प्राप्त कर सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान है। बताइए। 10 के घन को ज्ञात कीजिए। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। या फिर परीक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक घना बनाता है। एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। और अगला है अभाज्य गुणनखंड पद्धति का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिसका घन 64 से अधिक हो। ओके, या मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान। ठीक, तो ये था मैथ का क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए ताकि हम आपके साथ मिल करके जो 35-36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कर सकें। और आप लोग कमेंट करके बताया भी करिए कि वीडियो कैसी लगी और शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सीटेट को इस बार क्लियर करके मानेंगे। ओके, इस बार सीटेट को फोड़ना है, बिना फोड़े मानना नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।